पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ को लेकर हमेशा ये सवालात उठाए जाते रहे हैं कि लोग इंसाफ हासिल करने में नाकाम इसलिए रह जाते हैं कि एविडेंस की क्वालिटी या एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। आपने भी सुना होगा कि कई क्राइम्स के लिए विटनेसेस की ऐसी रिक्वायरमेंट हैं कि विटनेस की अपनी रेपुटेशन कैसी होनी चाहिए, मौके पर कितने विटनेसेस होने चाहिए, वो तमाम शहादत मौजूद होगी तो ही किसी जुर्म में कन्विक्शन हो सकेगी। लेकिन वक्त के साथ बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक डिजिटल एविडेंस की अहमियत बहुत बढ़ती जा रही है। इसी पर आज बात करेंगे कामरान आदिल साहब से। सर, वेलकम टू द शो। सर, आईटी और लॉ का जो मेल मिलाप है ये बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ। यकीनन हम इस एक शो में तो शायद इसको कंप्लीट ना कर सके, तो हम इस पे वक्त के साथ साथ सेशंस करते रहेंगे। लेकिन आज इस पे बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके भी नॉलेज में है कि दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंटली हमारे जुडिशल साइड पे, लीगल साइड पे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि वो लीगल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं डिजिटल एविडेंस को लेकर वो क्या हैं, उसके बाद ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि डिजिटल एविडेंस की पाकिस्तान में लीगल इम्प्लीकेशंस और लॉ क्या है। जी, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है कि आईटी और लॉ की एवरी डे वी आर कन्फ्रंटिंग न्यू इश्यूज़, और ये एक हमेशा से जैसे सोसाइटी और लॉ की एक डिबेट होती थी हिस्टोरिकली कि सोसाइटी हमेशा आगे होती थी या सोसाइटी पीछे होती थी, और लॉ आप इंट्रोड्यूस करा देते थे जो थोड़ा सा डिफरेंट होता था तो फिर सोसाइटी उसको कैचअप करती थी। ये आपने अबॉर्शन में भी देखा और कई मैटर्स में देखा ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी मैरिज रिस्ट्रेंट की बात होती है तो सोसाइटी और लॉ की एक डिबेट हमेशा से, इस पर बहुत कुछ लिखा गया है। तो इसी तरह अब आईटी और लॉ की आजकल बहुत बात हो रही है कि और आपको पता है आईटी लीड ले रही है कई चीज़ों में। आईटी इज़ ऑलवेज अहेड ऑफ इट। इसमें दो इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स आई जिसमें मीडिया में इसका जिक्र तो आया, लेकिन लीगल पर्सपेक्टिव से उसको क्लैरिटी नहीं आई। एक तो ज़ाहिर ज़ाकिर वाला केस है, नूर मुकद्दम वाला केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साइलेंट विटनेस थ्योरी लगाई दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, बार बार रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो कॉमन लॉ का इंग्लैंड का, अमेरिका का, पाकिस्तान का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का सेम है। इशू आती है इसकी इंटरप्रिटेशन की। तो हमारी इंटरप्रिटेशन जो है वो बड़ी कॉशियस रही है हिस्टोरिकली। खुद जजमेंट में लिखा है, ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है, हाशिम काकड़ साहब ने इसमें जजमेंट में लिखा है कि हम लोग कन्वेंशनली बड़ा स्लो रहे हैं इन एडमिटिंग डिजिटल एविडेंस, और आईटी के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है हमारे निज़ाम अदल का, जस्टिस सिस्टम का, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा। तो उस पे इन्होंने साइलेंट विटनेस थ्योरी लगाई जो कि 1973 में अमेरिका में एक केस था। तो जाहिर जाफर को कन्विक्ट करने के लिए ये थ्योरी इन्वोक किया जी, इसलिए किया कि वहाँ पे कोई आई विटनेस नहीं है। हमारा जो लॉ है आर्टिकल 70 ऑफ कानून शहादत सेज कि प्राइमरी एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस होनी चाहिए, तो और उसको ही ज़्यादा तौर पे प्राइमरी एविडेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता रहा है। तो डायरेक्ट एविडेंस वो है जो हवास खमसा से मिलती है। तो अगर आपको विटनेस नहीं मिलता था तो कन्विक्शन नहीं हुआ करती थी। अगर कन्विक्शन हो भी जाती थी तो मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं होती थी। इस हवाले से बड़ा केस स्पेशल है कि इसमें ना सिर्फ कन्विक्शन को बरकरार रखा गया बल्कि मैक्सिमम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, मैं इसके फैक्ट्स पे आता हूँ क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे, जिन पे आपका ओपिनियन चाहिए। लेकिन उससे पहले जो साइलेंट विटनेस थ्योरी है वो कहाँ से हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ली है और उसकी क्या वो बोरो की है जी। ये अमेरिकन 5th सर्किट कोर्ट जो एक उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जो आप समझें कि सुप्रीम कोर्ट जो उनका है उससे नीचे जो हर स्टेट के अंदर या 3-4 स्टेट्स पे फेडरल कोर्ट होती है। 5th फेडरल कोर्ट का ऑर्डर है। वो बैंक रॉबरी का केस था और बैंक रॉबरी में 2 लोग थे, 2 मुलज़म थे, जिनकी तस्वीरें जो हैं वो ऑटोमेटिक कैमरे ने ली हुई थी, सीसीटीवी ने उन्होंने जितने लोग बैंक में थे सारे पकड़ के उन्होंने एक वॉल बंद कर दिए थे और उनके ऊपर एविडेंस ही कोई नहीं था। तो जब किसी ने अपने आंखों से फिर वो इवेंट्स होते नहीं देखे तो सिवाय कैमरे के कोई उसका चश्मदीद गवाह नहीं था। इट वाज नॉट अ टेस्टिमनी बेस्ड केस। ठीक है, उसमें उन्होंने कन्विक्शन की और उन्होंने ये थ्योरी लगाई। इसको फिर बहुत सारी और जुरिस्डिक्शन ने फॉलो किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कवर किया गया है, कनाडा ने भी कवर किया, यूके ने, सब ने उसको अप्लाई किया। वो है साइलेंट विटनेस थ्योरी कि अगर कोई और नहीं है तो ये भी तो कैमरा तो खामोशी से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है।
अच्छा, इसी साइलेंट विटनेस थ्योरी को मेरे जहन में, क्योंकि मैंने जो जजमेंट्स कानून शहादत से रिलेटेड, जैसे आपने जिक्र किया कि हमारा जो एविडेंस का लॉ है वो कानून शहादत ऑर्डर है 1984, अब मैंने जो पहले जजमेंट्स पढ़ी उनमें एक लंबा और तवील रास्ता था कन्विक्शन के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाई है तो जिस साहब ने बनाई है वो भी एज ए विटनेस पेश होंगे, वो मोबाइल फ़ोन रिकवरी मेमो में आएगा, वो पेश होगा, उसके बाद उस साहब को वो वीडियो बनाते हुए मौके पर किसी ने देखा तो वो भी पेश होगा, ताकि वो एक चेन मुकम्मल हो। और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि सबको इस चीज़ पे मनाना कि वो सब आएँ और सब अपनी चेन मुकम्मल करें। लेकिन अब मैंने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में देखा, अब सीसीटीवी कैमरा तो कोई अपने हाथों से रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, सीसीटीवी जैसे आपने बताया कि वो साइलेंट विटनेस के तौर पर देख रहा है। तो इस तरह का एविडेंस जो डिजिटल एविडेंस है, सीसीटीवी से वीडियो आती है या कोई आती है, तो उसकी एडमिसिबिलिटी, आपने प्राइमरी एविडेंस का जिक्र किया, क्या वो प्राइमरी एविडेंस अब है? और अगर वो प्राइमरी एविडेंस है तो उसकी एडमिसिबल होने के लिए कि अगर कोई शख्स साहब ये जानना चाहते हैं कि कोई क्राइम कमिट हुआ है और वो क्राइम उनके मुताबिक सीसीटीवी कैमरा ने रिकॉर्ड कर लिया है, तो अदालत में कन्विक्शन के लिए वो किस तरह मावन हो सकती है? जी, इसी जजमेंट में उन्होंने आर्टिकल 73 कानून शहादत का हवाला दिया है। आर्टिकल 73 की एक्सप्लेनेशन 4 एक ऐड की गई है जिसमें लिखा गया है कि जो टेक्नोलॉजी का और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, जिसको हम डिजिटल एविडेंस कह रहे हैं, ये प्राइमरी एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक उस लॉ को जो इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, उसको इन्होंने जब प्रॉपर जगह दी, उसमें सूर फूंक दिया, उसमें हवा फूंक दी है, उसको प्राइमरी एविडेंस के तौर पे इस जजमेंट ने जब एडहेयर कर लिया है, तो उसके बाद इसका लेवल बहुत ऊपर चला गया है। लेकिन ये एक पहलू है, ठीक है, एडमिसिबिलिटी। दूसरा पहलू है उसके ऊपर फिर एक उसके ऊपर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जनरेट होनी चाहिए, जो कि इस केस में हुई थी कि ये डॉक्टर नहीं है, एआई इसमें डीप फेक नहीं है, इसमें कोई एआई जनरेटेड चीज़ नहीं है, तो ये आपको साथ देना पड़ेगा। एक उसका टेस्ट ये है, जो उसका रिलायबिलिटी का टेस्ट है, और दूसरा ये है कि उसके लिए आपको उसके साथ ह्यूमन, अगर वो ऑटोमेटेड है, सिर्फ आपको सिस्टम प्रूव करना है कि चेन ऑफ कस्टडी में हमने वहाँ से उतारा है और ये जी, ये मेरे सामने भी आ गया। 1 और 2 रिक्वायरमेंट्स है, इसको हम अपनी स्क्रीन पे चला भी देते हैं। इन्होंने लिखा कि प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द वीडियो वाज ऑब्टेन्ड एंड इट्स सोर्स एंड प्रेजेंटिंग अ फॉरेंसिक रिपोर्ट टू शो दैट द वीडियो हैज़ नॉट बीन ऑल्टर्ड, कि आपको सिर्फ सोर्स साबित करना है और उसकी ऑथेंटिकेशन साबित करना है। जी, ये जो दो आपने कंडीशंस पढ़ी हैं, ये उमर शेख वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी किया हुआ था। उस केस में, उमर शेख वाला जो केस है, वो 2021 में डिसाइड हुआ था। उसमें डैनियल पर्ल के कत्ल पे उमर शेख साहब पे इल्ज़ाम था, तो उसमें टेररिज्म के कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया था। हाई कोर्ट ने उसकी ये सज़ा तोड़ दी थी इस बेस पे कि जो लैपटॉप से मैसेजेस गए हुए थे थ्रेटन करने के लिए डैनियल पर्ल को, उनकी एडमिसिबिलिटी वाज अंडर डिबेट। उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा असेस किया तो उन्होंने हाई कोर्ट से डिसएग्री किया और उन्होंने लैपटॉप से जनरेटेड ईमेल्स पे रिलाय करते हुए उसको दोबारा सजा दे दी। वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में वो इस वक्त जेल में। ठीक है, सो मैं जो समझ पाया हूँ अब सिचुएशन ये है कि डिजिटल एविडेंस अब प्राइमरी एविडेंस हो सकता है। उसके 2 रिक्वायरमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी कि ये 2 रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी हैं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक वो इटसेल्फ एक विटनेस शायद तस्वुर होगा। अब अगर मैं इन्हीं लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहूँ ज़ाहिर जाफिर केस में, कि उस एविडेंस की बुनियाद पे कोई ऐसा ह्यूमन एविडेंस नहीं था कि किसी ने अपनी आंखों से देखा हो, कैमरे की बुनियाद पे कुछ इवेंट्स जो घर के बाहर हुए उनकी बुनियाद के ऊपर कन्विक्शन हुई, तो क्या पाकिस्तान में इससे पहले, क्योंकि आपके मुताबिक ये एक अब शायद लैंडमार्क जजमेंट है कि इसने नए अपने प्रिंसिपल्स वाजे कर दिए हैं या मौजूदा प्रिंसिपल्स को क्लियर कर दिया, तो क्या इससे पहले भी इस तरह के एविडेंस की बुनियाद पे क्या कन्विक्शंस होती रही हैं मर्डर केस में? नॉट टू माई मेमोरी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे सजा मिलती रही है, नॉट ऑफ डिजिटल नेचर। ठीक है, जिसमें सिर्फ डिजिटल नेचर। फॉर एग्जांपल लास्ट सीन, अगर एक आदमी को आखिरी दफ़ा किसी के साथ देखा गया है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। बड़ी मशहूर वो एग्जांपल आपने लॉ में हम पढ़ते हैं, एक गली, बंद गली है, उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जिसके हाथ में खंजर है, तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सारा उसके खिलाफ जा रहा है। अब वो रेस्क्यू करने आया था उसको या उसको मारने आया था, ये एक इंटरप्रिटेशन की बात है, ये हालात की बात है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, या एक आदमी किसी के पास लास्ट टाइम गया, उसके बाद उसकी कुछ नहीं पता लगा कहाँ गया, या उसकी कहीं से डेड बॉडी मिली उसके बाद, तो लास्ट सीन
बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन बनाता था, उसके ऊपर सजाएं होती रही हैं। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में प्रॉब्लम आती थी कि सेंटेंसिंग करते वक्त मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। इन दिस केस इट इज़ यूनिक इन द सेंस कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट बरकरार रखी गई है, विच इज़ ऑफ डेथ। दैट इन दिस वे इट इज़ वेरी इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसे बच्चन सिंह केस कहते हैं, उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे सजा दे के उसको बरकरार भी रखा गया है। तो इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। इतना अच्छा उस पर मेहनत भी खैर बहुत हुई थी और केस बहुत अच्छा बनाया गया। अच्छा, क्योंकि इस केस में तो जो जजमेंट के अंदर फैक्ट्स रिप्रोड्यूस हैं उसमें तो ये देखा गया कि सीसीटीवी फुटेज से वो जो विक्टिम हैं मुकदम वो बाहर गिरती हैं या आती हैं, उसके बाद वो फॉलो करते हुए आता है और फिर दोबारा अंदर लेके जाता है, और ये आखिरी अक्रेंस जो देखी गई। वही वाली बात है कि उस कैमरे ने ये नहीं रिकॉर्ड किया कि वो बच्ची को कत्ल कर रहा है, उस कैमरे ने ये रिकॉर्ड किया है कि वो स्ट्रगल कर रही है, वो बाहर निकलती है, फिर वापस अंदर लेके जाता है। ये 2-3 बातें पूरी इसी जजमेंट में रिकॉर्ड किया है। तो दैट इज़ वाइट इज सर्कमस्टेंशियल कि उसके बाद अंदर लेके जाता है। अगर आप उनका डिफेंस पढ़े, जाहिर उन्होंने इस पूरे पे एक एक्सप्लेनेशन बनाई हुई है जिस थ्योरी को उन्होंने नहीं माना जी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पे कैपिटल पनिशमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, अपहोल्ड की है बेसिकली। सो दैट मीन्स कि ये अब एक मुकम्मल एविडेंस तस्वुर होगा और एक प्रेसिडेंट भी सेट हो गया। आपको पता है जजेस हमारा जो निज़ाम अदल है वो इट इज़ प्रेसिडेंट ड्रिवन। अगर कोई जजमेंट आ जाए तो एक थोड़ी सी तकवीयत मिल जाती है नीचे वाले जजों को भी कि वो बड़े इस पे फैसले। इसी से रिलेटेड एक आखिरी सवाल कि अब मैंने भी इस जजमेंट में देखा, उन्होंने कहा कि जी हमने जो एक्यूज्ड है और जो विक्टिम हैं और जो सीसीटीवी में नज़र आ रहे हैं तो जो खदो खाल हैं वो इनसे मैच करते हैं, तो इसलिए यकीनन ये यही हैं। ये तो शायद अपनी नौयत का केस था कि एक घर था, बंद प्रेमिसेस थी, अंदर था ही एक आदमी, तो उसी ने मर्डर किया होगा और वो सीसीटीवी में कुछ नज़र भी आया, फिजिकल हो रहा था, वो असॉल्ट कर रहा था। मगर अगर कोई पब्लिक प्लेस हो और उसके अंदर अगर इसी तरह ट्रेस करना हो तो डिजिटल एविडेंस की एविडेंशियल वैल्यू कम नहीं हो जाएगी कि इतने सारे लोगों में तो शायद पहचानना मुश्किल हो। टेलर वाला केस है 1973 का जिसके ऊपर रिलाय करके अमेरिकन उस पर इन्होंने केस किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट केस ही उसमें पॉइंट ये था आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना। इससे आइडेंटिटी, इस घर में एक आदमी नहीं था, इस घर में 3 लोग थे। एक वो जाहिर था, एक उसका कुक था और एक उसका गार्ड था, तो 3 लोग घर में मौजूद थे। तो लेकिन आइडेंटिटी भी इसी से इस्टेब्लिश हुई जब उसको पुल करके लेके जा रहा है और उन दोनों की जो मुलाजिम थे उनकी ओमिशन भी नज़र आई जी, वो उसका जिक्र भी किया, दे नेवर इंटरवीन। तो किसी की जान बचाना हम सभी आर ऑल ड्यूटी बाउंड कि हम उसको हेल्प आउट करें। तो ये आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा टूल है, वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होने के बाद कि ए वहाँ मौजूद था, क्या ए ने वो काम किया या नहीं किया, ये एक अलहदा इस पर एविडेंस पीस लाना पड़ेगा। तो मैं ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए कि जो वो 2 हज़रात थे उनको भी कन्विक्शन उनकी बरकरार रखी गई, सिर्फ वो इस हद तक किया गया कि जितनी वो अंडरगो कर अकॉर्डिंग टू देयर रोल जी, इसमें इसका रोल बड़ा था और प्रोनाउंस था, मीडिया ने भी इसलिए इसका रोल कवर किया, हालांकि बाकी लोग भी थे। आपको पता है कि इनकी वालदा भी गिरफ्तार हुई थी और उनके वालिद साहब जी मुल्ज़म बने थे। जी 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 आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि मीडिया ने तो स्टोरी के तौर पर कवर किया, बट इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस और जो जजमेंट है इसके अंदर डिजिटल एविडेंस, क्योंकि वो केस तो मुकम्मल हो गया, बट आने वाले केसेस के लिए ये होल्डिंग बहुत अहम है। अच्छा, आपने 2 डेवलपमेंट्स का जिक्र किया, एक तो ये जाहिद जाफर केस के अंदर हुआ, दूसरा आपने जिक्र किया एक सेकेंड डेवलपमेंट जी, लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट हुई है, नुशीन अली नासिर का केस है जिससे तारिक सलीम शेख साहब ने पास किया है। उसमें बड़े अच्छे उन्होंने क्वेश्चंस को आंसर किया, एड्रेस किया है। लॉन्ग अवेटिंग जजमेंट है और 2 सवाल उन्होंने फ्रेम किए कि क्या टेस्टिमनी जो है किसी विटनेस की वो थ्रू वीडियो लिंक ली जा सकती है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्योंकि सिविल में तो ये हो रहा था जी, हो भी रहा था। दूसरा ये था कि क्रिमिनल लॉ में असालतन का असूल है कि बंदा असल में आएगा, इन पर्सन आएगा। उस पॉइंट को उन्होंने बीच में टैकल किया है और उन्होंने अफर्मेटिव जवाब दिया है इसका कि जो वीडियो लिंक से टेस्टिमनी रिकॉर्ड की जा सकती है। एविडेंस को प्रिजर्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट काम ये पुलिस वालों के लिए उससे उसी तरह उतना इंपॉर्टेंट ये काम जुडिशल ऑफिसर्स के लिए भी है कि एविडेंस को प्रिजर्व करने में हेल्प आउट करें, और आमतौर पर जजेस आर वेरी पॉजिटिव एंड दे आर फोर्थकमिंग जी। और जो दूसरा सवाल उन्होंने फ्रेम किया मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर
जो एक केस के अंदर खुद अक्यूज्ड है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, दूसरे केस के अंदर क्या वो वीडियो लिंक के थ्रू आके अपना ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। लॉ फ्यूजिटिव जो है पाकिस्तान में वो बड़ा हर वक्त डिस्कशन रहता है, क्योंकि हम जिस तरीके से लोगों को फ्यूजिटिव बनाते हैं उसके भी प्रॉब्लम हैं, जेन्युइन फ्यूजिटिव्स भी हैं, तो सब लोग उसका बेनिफिट भी उठाते हैं, बट एटलीस्ट द पॉइंट हैज़ कम अंडर डिस्कोर्स। अब इस पर डिस्कशन तो हुई ना जी। इसमें इन्होंने होल्ड भी किया कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एज ए विटनेस वीडियो लिंक पे पेश हो सकता है, लेकिन उसकी मेडिकल रीजंस थी, उसको उन्होंने लिंक किया। वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो बना वो फ्यूजिटिव होने की वजह से नहीं बना, वो मेडिकल ग्राउंड पे बना। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ डू यू लॉ फ्यूजिटिव का जो है, इस पे भी एक और जजमेंट भी बड़ी पिछले हफ्ते ही लिखी जस्टिस अली दियाब अजवा साहब ने, बहुत डिटेल्ड एब्सकॉन्डर और उसका फ़र्क किया, और काफ़ी सारी मेल प्रैक्टिसेस हमारी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बनाने की जो प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने पॉइंट आउट की। तो ये दो जजमेंट्स जो है, क्योंकि हर वक्त हम नेगेटिव बातें बहुत होती हैं पाकिस्तान में कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ें परफेक्ट हो गई, अच्छी हो गई, बट दिस इज़ अ गुड डेवलपमेंट, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन कि ये दो जजमेंट्स आई, इस तरफ हम चल पड़े हैं। होपफुली नीचे वाली अदालतें भी आर्टिकल 189 के तहत इसको फॉलो करेंगी और आपको ये प्रिंसिपल एडहेयर होते नजर आएगा। ये डिजिटल एविडेंस की तरफ एक हमारा हमने एक लीप लिया है कि हम बहुत तेज़ी से आगे की तरफ इन दो जजमेंट्स की रोशनी। और मैं आपको बताऊं, पंजाब में तो सेफ सिटी को बिल्कुल तहसील लेवल पे लेके जाया जा रहा है जी। तो जितना वो एक्सपैंड हो रहा है और जितना डिजिटल एविडेंस, जितना कवरेज ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें अहमियत देनी चाहिए। और साइंस और लॉ का जो आपस में रिलेशनशिप है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत टाइम लगाया लॉ ने साइंस को मानते मानते। अगर आप डीएनए को देखें, वो एक बड़ा मशहूर है फ्राई टेस्ट, और एक अपना है डॉबर टेस्ट। तो वो 1923 में पहली जजमेंट आई, जब साइंस उन्होंने फिर साइंटिफिक लोगों को जो डीएनए वगैरह या आके एक्सपर्ट टेस्टिंग देते थे, उनको फिर कुछ कंसेशन दिया सेक्शन 510 सीआरपीसी में 510 में कि दे विल नॉट अपीयर, उनकी सिर्फ रिपोर्ट ही काफ़ी है, उनको इन पर्सन नहीं आना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो इंटरनेशनली भी ये ट्रेंड स्लो है, बट पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक आई थिंक। इसमें जजमेंट में लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट में कोर्ट ने ये हवाला भी दिया कि विटनेसेस की प्रोटेक्शन को लेकर जो हमारे मुल्क में कवानीन है उनके थ्रू भी वीडियो लिंक के थ्रू विटनेस, जी बिल्कुल, उसमें भी इनेबलिंग प्रोविजंस मौजूद है, उनमें भी इनेबलिंग प्रोविजंस मौजूद है जिन्हें यूज़ करना चाहिए। विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का इन्होंने हवाला दिया, इन्होंने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के लॉ का भी हवाला दिया। तो ये सारी प्रोविजंस जो हैं ये अनयूटिलाइज्ड है, और विद द कोलैबोरेशन विद जुडिशल ऑफिसर्स इस पे बहुत इफेक्टिवली काम हो सकता है। सो मैं अगर कंक्लूड इसको करूं, सो बेसिकली अब हम जो डिजिटल एविडेंस है वो कन्विक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसका सोर्स एक्सप्लेन होना चाहिए, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, और जो विटनेसेस को लेकर है डिजिटल एविडेंस वो थ्रू वीडियो लिंक रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हैं तो उसमें भी कोर्ट ये देखेगी कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्यों हैं, कोई मेडिकल ग्राउंड्स है, कोई रीजंस हैं, तो उस पर कोर्ट अलाउ कर सकती है कि अगर आप एक केस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं तो दूसरे में आप एज विटनेस अपीयर हो सकते हैं। ये हमारी इस वक्त जो ये बड़ी इनेबलिंग जूरिस्प्रूडेंस है। इससे चीज़ें बहुत आसान बेहतर हो जाएंगी। पुलिस को बहुत प्रॉब्लम आती थी कि डिजिटल एविडेंस को इसकी वो वेटेज नहीं थी जो इसकी वेटेज होनी चाहिए। तो इन दोनों जजमेंट के साथ थोड़ा सा आईटी को पुश मिला है, और दैट इज़ द रीज़न कि आज आपका सेशन भी आईटी एंड लॉ वाला, जिसमें आपने इसको मेहनत करके इसको फ्रेम किया। जाहिर जाकिर केस में भी उन्होंने जिक्र किया कि डीवीआर किसने कलेक्ट किया, वो भी एज ए विटनेस पेश हुए पुलिस की तरफ से, वो उसको जिसने कॉपी पेस्ट किया हार्ड डिस्क में वो भी पेश हुआ। सो चेन तो इसमें, और उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई एफआईए से, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई कि इंटेग्रिटी ऑफ दैट एविडेंस के चेन ऑफ कस्टडी ठीक है, इसको कहीं पे वो नहीं किया गया, फैब्रिकेटेड नहीं है, मैनिपुलेट नहीं किया गया, एडिटिंग नहीं हुई। ये सारी चीज़ें प्रूव हुई हैं तो ही जाके जाहिर जाफर की कन्विक्शन हुई है। अब चूँकि ये एक बहुत वास्ट एरिया आईटी और लॉ और बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ, मैं ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आती हैं ये कितनी दुरुस्त हैं, इनमें किस किस्म के इश्यूज़ इनमें भी आ सकते हैं, इस पर मैं नेक्स्ट शो में या अगर कोई और डेवलपमेंट होती है तो उसके साथ लिंक करके उस पर मैं ज़रूर आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा। आज के लिए सर थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया।
आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर घर, हर बिल्डिंग पे अब हम सीसीटीवी कैमरास देखते हैं, तो वो सीसीटीवी कैमरास की जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी बुनियाद के ऊपर अब कन्विक्शंस हो सकती हैं या होती हैं, जिसको क्लैरिफाई कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि इससे पहले ये सवालात उठते थे कि वो चेन बड़ी मुश्किल होती थी मुकम्मल करना। सो अब डिजिटल एविडेंस में हम बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़े हैं। कानून शहादत ऑर्डर में भी आर्टिकल इन्वोक ऐड किया गया, अमेंड किया गया वक्त के साथ डिजिटल एविडेंस को एडमिसिबल और प्राइमरी एविडेंस डिक्लेयर करने के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।